मैं तो वही कह रहा आपको हूँ ना कि मतलब हाँ। इक्वली, हाँ इक्वली आपको सब चीज़ों की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जो भी आपके जी जी। सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी, ईच एंड एवरीथिंग ना। हम्म। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम को भी टच देना है लाजमी। एंड साथ में डीएलडी एंड लॉजिक्स एंड गेट्स जो हम यूज़ करते हैं उनके बारे में भी। जी जी। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा यहाँ पर। मेरे पास कुछ नोट्स हैं, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं ऑन कर लेता हूँ। जी जी। जी सर कर लें। अच्छा, यहाँ पर कुछ मेरे पास एक नोट है। ये पावर सिस्टम की सिंगल लाइन डायग्राम है, यहाँ पर विजिबल है। जी जी। बोलते हैं बस थोड़ा सा जूम की बस, ठीक है ना? हाँ भी ओके है। हाँ, तो एटलीस्ट मैंने उतना जूम कर लिया है जिस पार्ट को हम पढ़ना चाह रहे हैं उस वक्त। जी जी अभी तो यहाँ विजिबल पर है। पावर, जी, पावर पावर जनरेशन से टुवर्ड्स पावर ट्रांसमिशन एंड फर्दर आगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन तक जो है ना, ये कोर्स कंटेंट्स होते हैं इसके। इनमें यूज होने वाले मेथड्स, इक्विपमेंट्स, और जो हम जिस तरह की लाइंस यूज कर रहे होते हैं, एफिशिएंट लाइंस। तो ये सारी चीज़ें पावर सिस्टम में हम जो है ना पढ़ते हैं, और साथ में इनके स्पेशली प्रोटेक्शन या स्विच गियर डिवाइसेस जो होते हैं, इक्विपमेंट्स, स्पेशली वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑफ- क्या रिकॉर्डिंग हो रही है लेक्चर की? जी जी ऊपर शो हो रही है सर, ऊपर शो हो रही है रिकॉर्डिंग का लाइट रेट, आई थिंक हो रही है। अच्छा, चलें मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा, तो इस वजह से लेट स्टार्ट किया। लेकिन होपफुली हम इसको जो है ना इंशाल्लाह एफिशिएंट बनाएंगे, इतना कि जो भी पढ़े इस आधे घंटे 40 मिनट में, तो वो कम से कम इतना हो कि आपको कुछ बेनिफिट दे जाए। यहाँ पर मैं जनरेशन जनरेशन की बात करना चाहूँगा कि हम कितने वोल्टेज लेवल की जनरेशन करते हैं। तो आप जनरेशन के साथ लिखे गए वोल्टेज लेवल को आप देख सकते हैं: 3.3 kV, 6.6 kV, 11 kV एंड 33 kV। मोस्टली हम ये वोल्टेजेस ऑल्टरनेटर्स के थ्रू या जनरेटर्स के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। अब ये इस फॉर्म में क्यों है कि 3.3, 6.6, 11 या फिर 33? इसके पीछे मैंने बताया था फॉर्म फैक्टर हम पढ़ते हैं। इस मेथड के पीछे हम मैंने बताया था कि हम एक फॉर्म फैक्टर पढ़ते हैं, क्योंकि जनरेशन ऑलवेज इन एसी होता है, और एसी का जो है ना हम आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू लेते हैं, तो हमें एक फॉर्म फैक्टर मिलता है। तो वो फॉर्म फैक्टर हमेशा जो है ना आपका 1.1 के मल्टीपल फैक्टर में होता है। ये हम कोई जानबूझ कर नहीं कर रहे होते, ये नेचुरली हमें मिल रहा होता है। लेट्स सपोज अगर मैं साइन वेव की बात कर लूं, तो साइन वेव का जो फॉर्मूला होगा फॉर्म फैक्टर का, वो होगा उसके आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय इट्स एवरेज वैल्यू। यानी कि आप आरएमएस वैल्यू लेंगे साइन वेव की, जो आपके पास वेव बनी हुई है, एंड उसकी एवरेज वैल्यू लेंगे। जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.1। यानी आप कोई भी साइन वेव जनरेट करेंगे, स्पेशली आप किसी भी वेव को जनरेट कर सकते हैं, वो आपके मेथड पर डिपेंड करता है, लेकिन नेचुरली हम जो जनरेट करते हैं वो साइन वेव में होता है, या फिर ऑल्टरनेटिंग इन नेचर होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल्स में। अच्छा, ये साइनोसाइडल जनरेशन क्यों होता है? क्योंकि हम ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स, या फिर जो है ना रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्लक्स एंड कंडक्टर्स रखते हैं, या फिर मेंटेन करके रखते हैं, तो उसकी वजह से ये ऑल्टरनेटिंग या फिर साइनोसाइडल वोल्टेज जनरेट होता है, ईएमएफ जिसको कहते हैं।
एंड फर्दर इसकी वजह से ही करंट फ्लो होता है। 3.3 केवी ना रख के हम 11 केवी को जनरेट मेजॉरिटी पर्पस के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि अगर 3.3 केवी की तरफ चले जाएंगे तो हमें पता है कि वोल्टेज कम होगा जनरेशन में, तो फिर करंट ऑब्वियसली जो है ना ज्यादा करना पड़ेगा। तो आपको या फिर आप 11 केवी के बजाय 33 केवी की जनरेशन की तरफ अगर जाते हैं तो 33 केवी की जनरेशन में भी आपको पता है कि वोल्टेज बढ़ रहा है। तो वोल्टेज बढ़ने की वजह से जो है ना आपकी इंसुलेशन कॉस्ट या फिर जो आप वोल्टेज डिपेंडेंट इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे जनरेटर के अंदर, तो उसकी इंसुलेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऑल्टरनेटर में यूज होने वाले इंसुलेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेट सपोज अगर 11 केवी से हम कम वाले जो ऑल्टरनेटर्स यूज करते हैं, लेट सपोज 3.3 6.6 केवी की जनरेशन हम कर रहे हैं, तो इन फर्दर हमें ट्रांसमिशन करना है इस जनरेशन का, क्योंकि सारे जनरेटर्स या ऑल्टरनेटर्स पैरेलली कनेक्ट होते हैं एंड फर्दर एक वोल्टेज हम स्टेप अप करके ट्रांसमिशन लाइंस में ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो उस स्टेप अप करने में, वोल्टेज को स्टेप अप करने में जो है ना आपको पता है ट्रांसफार्मर की रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी। सो ट्रांसफार्मर की कॉस्ट बढ़ेगी एंड उसके साथ साथ जो है ना प्राइमरी में उसका डायामीटर कंडक्टर का ज्यादा रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से कंडक्टर मटेरियल भी ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम नॉर्मली जो है ना जनरेशन 11 केवी पर कर रहे होते हैं, ना कि 33 केवी, ना ही 3.3 या 6.6 केवी। कॉस्ट का ही फैक्टर है उसमें कि दोनों जगह अगर 11 केवी से हम आगे या पीछे चले जाएं तो कॉस्ट का ही इफेक्ट पड़ता है कि कॉस्ट, उसकी कैपिटल कॉस्ट, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट सब बढ़ जाती है। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं 11 केवी की जनरेशन को। एंड लेट सपोज अगर हम जो है ना जनरेशन हमने कर दी 11 केवी की, अब हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स, स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स की मैं बात कर दूं फर्दर यहाँ पर, कि मैंने पहले भी कई बार डिफाइन किया है कि हम जो 3 फेज ट्रांसफार्मर्स यूज करते हैं फॉर स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन, तो उनके कनेक्शंस कुछ यूं होते हैं कि स्टेप अप के लिए हम डेल्टा टू स्टार यूज करते हैं, वाइल स्टेप डाउन के लिए हम स्टार टू डेल्टा यूज करते हैं। स्टार के बारे में मैं बता दूं, उसमें 3 फेज वाइंडिंग्स होती हैं एंड उसके साथ एक न्यूट्रल भी होता है, और इसको स्टार कनेक्शन कहा जाता है। इसमें वोल्टेज या फिर फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेजेस जो है ना वो डिवाइड होती हैं, यानी कि फेज वोल्टेज आपका जो है ना √3 टाइम्स डिवाइड हो जाता है लाइन वोल्टेज के। यानी लाइन वोल्टेज लेट सपोज अगर 400 वोल्ट है तो उसका √3 टाइम्स आपके पास वोल्टेज मिलेगा स्टार के फेज पे। एंड अगर डेल्टा की बात करें तो डेल्टा के अंदर जो है ना करंट, फेज करंट चेंज होता है √3 टाइम्स। तो डेल्टा में हम जो फेज करंट को रिड्यूस करते हैं बाय √3 ऑफ द लाइन करंट, जबकि इसमें वोल्टेजेस सेम रहते हैं, चाहे वो लाइन वोल्टेज हो चाहे वो फेज वोल्टेज, क्योंकि इसमें कोई न्यूट्रल नहीं होता, जिसकी वजह से हमें सेम वोल्टेजेस देखने को मिलते हैं। जबकि स्टार में न्यूट्रल कनेक्शन होता है तभी हमें वहां पर जाकर डिफरेंट वोल्टेजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें एक स्टार एंड दूसरा, जिसमें एक लाइन और दूसरा, जबकि उनमें फ्लो होने वाला लाइन करंट एंड फेज करंट दोनों सेम रहते हैं। अब डेल्टा के अंदर एक चीज बेनिफिशियल है, डेल्टा में आप फेज वोल्टेज, आप फेज करंट रिसीव करते हैं इनसाइड द वाइंडिंग या इनसाइड द उस टर्मिनल्स के अंदर, उसके अंदर जो फेज करंट बन रहा होता है आप वो फेज करंट रिसीव कर रहे होते हैं। डेल्टा के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो √3 टाइम्स लेस हो जाता है लाइन करंट के। लेस लेट सपोज अगर 100 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है लाइन करंट, तो वो √3 टाइम्स लेस हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा उस 100 से, और वो उसके फेज से गुजरना शुरू करेगा। तो जहां पर हमें वोल्टेज कम और करंट ज्यादा मिलेगा वहां पर हम प्रेफर करेंगे कि हम डेल्टा को यूज करें, क्योंकि डेल्टा जो है ना आपकी कंडक्टर कॉस्ट को सेव करता है, जो आप कंडक्टर मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको सेव करता है।
उसकी वजह से उसकी ओवरऑल जो कंडक्टर की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। एंड मेन पर्पस भी यही होना चाहिए कि जहाँ पर लो वोल्टेज वाइंडिंग हो वहां पर हम डेल्टा यूज करें, ताकि कंडक्टर की कॉस्ट हम वाइल अगर मैं स्टार की बात करूं तो स्टार में जो है ना आप देख रहे हैं कि वोल्टेज लेवल जो है ना रिड्यूस होते हैं, स्पेशली फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज रिड्यूस होने की वजह से हम प्रेफर करेंगे कि हायर वोल्टेज हम स्टार कनेक्शन पर रखें ट्रांसफार्मर का, ताकि हम उस हायर वोल्टेज को जब हम फेज वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हो तो हमें इंसुलेशन कॉस्ट या इंसुलेशन मटेरियल बहुत कम प्रोवाइड करना पड़े, क्योंकि वोल्टेज जो है ना √3 टाइम्स लाइन वोल्टेज जिससे गिर जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो हम उसके लिए इंसुलेशन मटेरियल लेस यूज कर रहे होते हैं। यानी उसी जनरेटर में, उसी ऑल्टरनेटर में अब आप वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज सेम लेवल का होगा, लेकिन आपको इनसाइड द वाइंडिंग क्या मिलेगा कि आप उसके √3 टाइम्स कम उसका इंसुलेशन लेवल यूज कर रहे हैं। पहले आपको 11 kV के लिए आपको इंसुलेशन यूज करना था, अब आपको 11 kV डिवाइडेड बाय √3 के लिए आपको इंसुलेशन यूज करना पड़ेगा। होपफुली वो 7 kV या 8 kV बनेगा, जो कि एज कम्पेयर टू 11 kV की इंसुलेशन से बहुत कम होगा। तो यहाँ पर इंसुलेशन की कॉस्ट सेव हो जाती है या इंसुलेशन का मटेरियल सेव हो जाता है। एंड डेल्टा में करंट कम होने की वजह से जो है ना कंडक्टर की कॉस्ट या फिर कंडक्टर का एरिया कम हो जाता है। सो स्टेप अप के लिए हम हमेशा इस कनेक्शन को प्रेफर करेंगे, डेल्टा टू स्टार। वाइल अब क्यों प्रेफर करेंगे, क्योंकि जनरेट होने वाला वोल्टेज 11 kV है, एंड लेट सपोज हम उसको स्टेप अप कर रहे हैं अप टू 132 kV। अब 11 kV टू 132 kV, 11 kV डेल्टा पर रहेगा, करंट ज्यादा रहेगा वहां पर, तो कॉस्ट ऑफ कंडक्टर सेव हो जाएगी। एंड 132 kV स्टार पर रहेगा, एंड स्टार पर रहने की वजह से वहां पर हमें फेज वोल्टेज कम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इंसुलेशन कॉस्ट सेव हो जाएगी। वाइल अगर हम आगे जाकर इसको स्टेप डाउन करते हैं, तो स्टेप डाउन करने के लिए यानी इसी ही ट्रांसफार्मर का अपोजिट कनेक्शन स्टार टू डेल्टा, शुरू में उसके हायर वोल्टेज आ रहा होगा तो हम इस होगा तो हम डेल्टा यूज करेंगे। फर्दर जनरेटर की मैं बात कर दूं, यहाँ पर जनरेटर जो यूज हो रहा है वो भी स्टार कनेक्शन में यूज होता है। जनरेटर स्पेशली जो ऑल्टरनेटर्स होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, उसके पीछे दो रीजंस हैं। स्टार रखने का ये बेनिफिट है, एक तो आप उस न्यूट्रल से प्रोटेक्शन दे सकते हैं उसी जनरेटर को, उसी ऑल्टरनेटर को, बाय यूजिंग मर्ज स्पाइस या जो ओवर करंट के थ्रू या मर्ज स्पाइस के थ्रू जो भी आपकी प्रोटेक्शन है, आप उस न्यूट्रल के जरिए ही उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। जो भी रिले आप यूज करेंगे उस न्यूट्रल को जो है ना एज अ आप प्रोटेक्शन मटेरियल या फिर पायलट वायर यूज करके ही यूज करेंगे। दैट्स वाई हम प्रेफर करते हैं वहां पर। एक रीजन तो ये हो गया कि हम किसी जनरेटर या ऑल्टरनेटर की स्टेटर या फिर हम जिस आर्मेचर बोलते हैं जनरेटर में, तो उसको प्रेफर करते हैं स्टार कनेक्शन में। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आप जनरेट करेंगे 11 kV, लेकिन आपको जनरेटर के अंदर इंसुलेशन देनी पड़ेगी ऑलमोस्ट 11 डिवाइडेड बाय √3 टाइम्स। पर्पस के लिए भी आप उसको प्रोडक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि ट्रांसमिशन हम जनरेशन के बेनिफिट्स हैं। हमें पता है कि हम हैं कि जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक जो है ना ज्यादा से ज्यादा पावर को ट्रांसमिट कर सकें। अब पावर ट्रांसमिट करने का जो फॉर्मूला है VI cos थीटा इज विच इज डिपेंडेंट अपॉन पावर फैक्टर। अब वो लोड तो हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, विच इज ऑन द कंट्रोल विच इज डिपेंडेंट ऑन द कंज्यूमर साइड। ठीक है, और कंज्यूमर्स को भी नहीं पता कि भाई क्यों, क्योंकि उनका भी लोड वेरिएबल होता है। किसी ने एसी लगा दी, किसी ने मशीन लगा दी, किसी ने फैन ऑन कर दिया, किसी ने हीटर ऑन कर दिया, किसी को कोई नहीं पता कि उनका लोड क्या है या फिर उनके आसपास क्या लोड होने वाला है। तो लोड वेरिएबल हो गया, इट मींस पावर फैक्टर अब वेरिएबल है, वेदर इट इज इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव या फिर रेजिस्टिव।
अब इसमें दो मजीद चीजें रह गई। वी आई, वी इज द वोल्ट, आई को बढ़ाते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस में करंट को बढ़ाते हैं। करंट को बढ़ाएंगे तो आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ेंगे। तो आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ेंगे तो पावर ट्रांसमिट होने के बजाय लॉस होने स्टार्ट हो जाएगा, वो भी ट्रांसमिशन लाइंस में। तो ट्रांसमिशन लाइंस का पर्पज ही खत्म हो जाएगा कि पावर को ट्रांसमिट कराने के बजाय वो तो यूटिलाइज कर रहा है, वो तो लॉस कर रहा है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि करंट जितना हो सके कम हो। और लेट सपोज अगर करंट बढ़ा भी दिया तो कंडक्टर की साइज भी बड़ी रखनी पड़ेगी ताकि लॉसेस कम हो। कंडक्टर की साइज बड़ी रखने से आपको पता है स्किन इफेक्ट भी बढ़ता है। ओवरऑल रेजिस्टेंस, ओवरऑल उसकी स्किन इफेक्ट के बढ़ने की वजह से जो है ना लॉसेस और बढ़ जाते हैं। एंड साथ में कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर भी बढ़ जाती है। एंड लेट सपोज अब हम करंट और कॉज या फिर पावर फैक्टर को तो हम चेंज नहीं कर सकते। अब रह गया एक वोल्टेज। लेट सपोज हमने वोल्टेज को स्टेप अप किया, वोल्टेज को बढ़ाया बाय यूजिंग द डिफरेंट कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर्स। अब करंट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया, वोल्टेज को बढ़ाने से करंट रिड्यूस हो गया। अब वोल्टेज की मदद से हम पावर को ट्रांसमिट करेंगे, आई और उसका आर लॉसेस भी कम हो जाएंगे। एंड वोल्टेज की मदद से हम पावर को इजीली ट्रांसमिट कर सकेंगे। और जितना हायर वोल्टेज होगा उतना ही उसकी पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेट सपोज अगर एक लाइन है 132 केवी की, दूसरी लाइन है 220 केवी की, तीसरी लाइन है 400 केवी की, एंड फोर्थ वन इज 765 केवी। तो होगी किस लाइन की होगी इनमें से अगर मैं बता दूं तो वो 765 केवी की जो लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, वो सबसे हाईयर पावर कैरिंग कैपेसिटी की लाइन होगी। यानी उसमें से ज्यादा पावर कैरी हो रहा होगा और वो पावर ज्यादा ट्रांसमिट कर रहा होगा, क्योंकि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा है, इट मीन्स कि इसकी जो है ना पावर कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो जिसका जितना हायर वोल्टेज जिस लाइन का, उस लाइन का उतना पावर कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा। होपफुली यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी। एंड there are two types of transmission lines: primary transmission line and secondary transmission line. प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन जिसमें से हम प्राइमरी हायर वोल्टेज जो कि जनरेशन से स्टार्ट होता है टुवर्ड्स द जो हैवी लोड्स होते हैं या फिर सब स्टेशन होते हैं, वहां तक की जो वोल्टेज लेवल को जो प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन है स्टेप अप करके एक सिटी टू दूसरी सिटी या फिर एक एरिया टू दूसरे एरिया तक जो है ना पावर को या वोल्टेज को हायर कैपेसिटी में रख कर, लेवल में रख कर पावर की कैपेसिटी को बढ़ाती है। वो जिसका वोल्टेज लेवल 132 केवी से ऊपर हो, वो इन सब लाइंस को हम प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइंस कहते हैं। जबकि 132 केवी की लाइन से जो लेस लाइंस होती हैं या फिर इस वोल्टेज लेवल से जो कम की लाइंस होती हैं, उनको हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइंस का वोल्टेज 132 केवी से लेस होता है। और ये लार्जर कंज्यूमर साइट्स को पावर प्रोवाइड भी कर सकता है। लेट सपोज कोई एक्स्ट्रा हायर लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज है, तो उनके लिए जो 66 केवी का वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा वो हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन से प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए जो हम प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन टू सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन कन्वर्जन कर रहे होंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज करते हुए, वो बिल्कुल स्टेप अप ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के अपोजिट होगा, स्टार टू डेल्टा। क्योंकि स्टार्टिंग में लेट सपोज 132 केवी आ रहा है एंड सेकेंडरी साइड पर हमें 66 केवी मिल रहा है, तो 132 केवी वोल्टेज ज्यादा, तो इंसुलेशन कॉस्ट कम हमें देनी पड़े तो स्टार यूज करेंगे। फर्दर सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज 66 केवी, वोल्टेज कम, तो फिर करंट ज्यादा होगा। करंट ज्यादा होने की वजह से हम कंडक्टर की कॉस्ट और उसकी एरिया को सेव करने के लिए हम डेल्टा यूज करेंगे सेकेंडरी पर। फर्दर लार्जर कंज्यूमर्स की तरफ से हमने सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन से पावर दे दिया एंड इसको हम फर्दर आगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तक भी ले जाएंगे। सो सेकेंडरी ट्रांसमिशन जो दूसरा कनेक्ट करता है स्टेप डाउन करके वोल्टेज को, यानी फर्दर स्टेप डाउन करके वोल्टेज लेवल्स को
वो हम फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस को देते हैं। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ पर 11 केवी, 33 केवी के डिफरेंट फीडर्स होते हैं। ट्रांसमिशन लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज डिपेंडेंट होती है कि भाई कितने वोल्टेज लेवल की लाइन है। जितने वोल्टेज लेवल की लाइन होगी, हायर वोल्टेज है तो लॉसेज उतने कम होंगे। और सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन की भी वोल्टेज डिपेंडेंट जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जबकि आप जब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं, दोनों के दरमियान, सेकेंडरी ट्रांसमिशन एंड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान एक स्टेप डाउन फर्दर ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, जो सेम कनेक्शन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जो हम प्राइमरी ट्रांसमिशन टू सेकेंडरी ट्रांसमिशन यूज कर रहे थे, स्टार टू डेल्टा कॉस्ट बचाएंगे, दूसरे में हम कंडक्टर कॉस्ट बचाएंगे। उससे दोनों जगहों पर हमारी कैपिटल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट सेव हो जाएगी। लेकिन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी ट्रांसमिशन एंड प्राइमरी ट्रांसमिशन से इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये एज अ फीडर कहलाता है और इसको करंट डिपेंडेंट रखा जाता है। इट मीन्स के प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज डिपेंडेंट नहीं होता, ये हमेशा करंट डिपेंडेंट होता है। और उसका मेन मकसद है किसी एरिया को वोल्टेज, किसी एरिया को पूरे एरिया को, कवर्ड एरिया को करंट या फिर पावर को फीड कराना। अब वो पावर दो तरीके से फीड हो सकता है, या तो वोल्टेज लेवल को हाई रख के पावर को बढ़ा दें, या तो फिर करंट को हाई रख के पावर को बढ़ा दें। तो यहाँ पर जो मेथड यूज किया जा रहा है वो इसके अपोजिट है ट्रांसमिशन लाइंस के। आप यहाँ पर करंट की कैपेसिटी को बढ़ा फीड कराता के लिए हो सकता है जो कनेक्शन मेजोरिटी जो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लाइंस की प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो उसके करंट डिपेंडेंट जो है ना कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन को हम फीडर भी कहते हैं। 11 केवी एंड 33 का मोस्टली होता है। फर्दर मूव करें तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम आ जाते हैं। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें दो डिफरेंट वोल्टेजेस देखने को मिलते हैं, 230 एंड 400 वोल्ट। 230 जो कि सिंगल फेज है एंड 400 वोल्ट जो थ्री फेज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको डिस्ट्रीब्यूटर भी कहा जाता है। एंड डिस्ट्रीब्यूटर इस लाइन को कहा जाता है जिसमें थ्री एंड सिंगल फेज वोल्टेजेस हमें रिसीव होते हैं। फोर वायर सिस्टम यूज करते हैं। तो फोर वायर सिस्टम यूज करने का बेनिफिट ये है कि आपको सिंगल फेज वोल्टेज एंड थ्री फेज वोल्टेजेस यानी दो तरह की वोल्टेजेस प्रोवाइड करता है ये डिस्ट्रीब्यूटर। एंड करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है क्योंकि उसमें हम न्यूट्रल यूज कर रहे होते हैं। प्लस सेफ्टी के लिए हम उसको एज अ अर्थ उस न्यूट्रल ग्राउंड मटेरियल भी यूज कर रहे होते हैं। रिटर्न पाथ के लिए भी ग्राउंड इसी होपफुली इसका स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार, काइंडली मुझे इसका आंसर देना। चले मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि हमें सेकेंडरी साइड पर टू डिफरेंट वोल्टेजेस चाहिए। सेफ्टी के लिए हमें एक और न्यूट्रल भी चाहिए, रिटर्न पाथ के लिए भी न्यूट्रल चाहिए। सो वी वुड गो फॉर डेल्टा टू स्टार। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, डेल्टा टू स्टार ही यूज करेंगे। जो कि हमने पहले पढ़ा था कि डेल्टा टू स्टार हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफोर वायर यानी डेल्टा टू स्टार कनेक्शन, जस्ट फॉर द सेफ्टी एंड टू डिफरेंट वोल्टेजेस एंड द रिटर्न पाथ ऑफ द करंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइंस की तरह वोल्टेज डिपेंडेंट होता है। हम ये कहते हैं कि हम हमारा जो
मेन होता है, मेन पर्पस होता है वो एंड यूजर तक वोल्टेज को मेंटेन करके रखना, जिसकी वजह से परमिजिबल वोल्टेज रेगुलेशंस दी गई है +/-6%, जिसको हम नॉर्मली जो है ना, अगर हम वोल्टेज रेगुलेशंस को देखा जाए जो होती है, यानी नो लोड वोल्टेज की रेगुलेशंस के साथ 30 वोल्ट मिलता है। और अगर जो कि 215 वोल्ट हमें या 210, ठीक है, ताकि हमारा मेन मकसद जो तो फीडर की मैं बात कर रहा था, वो करंट डिपेंडेंट होता है। क्यों करंट डिपेंडेंट होता है? क्योंकि करंट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो फीडर का हम एरिया लार्जर रखें या फिर डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि वो प्रोवाइड कर रहा होता है। ये दोनों ये दोनों वोल्टेज डिपेंडेंट होती हैं, जबकि फीडर करंट डिपेंडेंट होता है। सिंगल लाइन डायग्राम या फिर हम ट्रांसमिशन लाइंस को कौन सा सिस्टम कहते हैं, उस सिस्टम के नाम के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो हम उस सिस्टम को 3 फेज 3 वायर सिस्टम कहते हैं। उसमें हम 3 फेजेस जो हमने देखा ना यहाँ पर, डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में 4 हैं। इस अब ग्राउंड करने के पीछे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, जिसमें मैं स्पेशली जो है ना अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स की बात कर रहा हूँ। सिमेट्रिकल भी आ सकता है, जिसमें ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड जो कि बहुत सीवियर हो सकता है, एंड मैं अनसिमेट्रिकल की बात कर रहा हूँ जो मोस्टली सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स होते हैं। उनकी वजह से जो हम प्रोटेक्शन यूज करते हैं वो उस न्यूट्रल के तहत हम ग्राउंडिंग करके यूज करते हैं। कैसे? डिफरेंट डिस्टेंस यूज करते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के तो ये न्यूट्रल वायर हम ग्राउंड कर देते हैं, बजाय इसको भी उसके साथ ले जाना। जो हमें चौथी वायर या फोर्थ वायर नजर आ रही होती है ऑन द टॉप ऑफ द कंडक्टर्स, वो एक्चुअली एक स्काई वायर होती है या फिर अर्थ वायर होती है, जो कि डायरेक्ट लाइटनिंग या इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से सेव करने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस को यूज की जाती है, और उसका मेन पर्पस प्रोडक्शन प्रोवाइड करना होता है। तो इसीलिए आप कभी भी इसको मत कंसिडर कीजिएगा कि ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। इट इज अ 3 फेज 3 वायर सिस्टम। द फोर्थ न्यूट्रल वायर इज ग्राउंडेड फॉर द प्रोडक्शन बाय यूजिंग द डिस्टेंस रिलेज। For different transmission lines, we use different relays depending on their characteristics. होपफुली यहाँ पर समझ आया होगा कि सिंगल लाइन डायग्राम में हम क्या क्या जो है ना एक्सप्लेन करते हैं। फर्दर अगर मैं एंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना आपके मीटर तक वो कनेक्शन पहुंचाता है, एंड फीडर जो है ना आपके एरिया तक वो लोड ले आता है, पावर ले आता है, एंड स्टेप डाउन वोल्टेज डाउन करता है, स्टेप अप वोल्टेज अप करता है। एंड दीज आर द रेगुलेशंस, वोल्टेज रेगुलेशंस। चलें,
आई होप सो कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। एनीवन? एम आई ऑडिबल? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, चलें, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं आगे मूव करने की। अगर सेशन में हम मीटिंग में हमारे पास टाइम है, काइंडली इसको एंड कर दें यहाँ तक। जूम मीटिंग को एंड कर देते हैं, लेक्चर को भी एंड कर दें काइंडली। इसके बाद मैं कुछ एमसीक्यूज शेयर करता हूँ आपके साथ। एक अदद पेपर ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।